71वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है उसमें जाकर आप देख लीजिए कैसे कैसे सारा प्लान जो है हम लोग का है। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटी को, उसके बाद कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद कंप्लीट करेंगे साइंस, उसके बाद कंप्लीट करेंगे बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। ठीक है, पॉलिटी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री लगेगा 12 दिन, साइंस पढ़ेंगे 10 दिन और बिहार स्पेशल पढ़ेंगे 10 दिन और करंट अफेयर जो है 20 डेज जो बच गया उसमें हम लोग पढ़ लेंगे करंट अफेयर, एमसीक्यू और उसके बाद हम लोग देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंडिया प्लस बिहार का। इस तरीके से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 71 बीपीएससी के लिए। जो भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अब बुक लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, पॉलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे 8 दिन में। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को जो है 22 से 23 पेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। हर एक वो पॉइंट को इंक्लूड किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। सही है, एक भी चीज़ को जो है छोड़ा नहीं गया है। आप जब लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है 471 बीपीएससी के लिए। ठीक है, पूरा प्लान जो है वो समझा दिया गया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपलोड है, जाकर आप देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम द लक्ष्मीकांत थ्रू माइंड मैप। ठीक है, हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पहला जो है चैप्टर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंपनी रूल के बारे में। ठीक है, कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फिर उसके बाद आ जाएगा क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में हम लोग शुरुआत करेंगे, आपको पता ही 1857 की युद्ध के बाद जो पहला जो एक्ट आया था 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिनको कहा जाता था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखेंगे। ठीक है, जिनको कहा जाता था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनल अवार्ड जो डिप्रेस क्लास तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था 1946 में। तो जो मिनिस्ट्री कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है भैया किनको किनको मिला वो सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग फर्स्ट कैबिनेट जो बना 1947 में। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग की जो मिनिस्ट्री है वो किनको किनको मिला, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है वो आता है, ये आपको याद रखना है। एक एक करके हम लोग अपनी कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सही है, सबसे पहली बात तो ये कि लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया कहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा जा रहा है इंडिया में थ्रू 1773 वाले एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मेन प्रोविज़न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रोविज़न था इसमें 1773 वाले एक्ट में वो ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, पहले क्या कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब क्या कहना जाने लगा भैया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। डेजिग्नेशन चेंज हो गया। जब भी डेजिग्नेशन चेंज होगा तो उनको कुछ न कुछ स्पेशल पावर दिया जाएगा। सही है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उनको क्या कहा, उनको क्या पावर दिया गया, पावर ये दिया गया भैया देखिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्लस मद्रास जो है, यानी कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और प्लस गवर्नर ऑफ मद्रास जो है आपके सबऑर्डिनेट काम करेगा, मतलब आपके अधीन काम करेगा। उन लोगों के पास कोई स्पेशल पावर अभी नहीं है। ठीक है, यानी कि सबऑर्डिनेट कर दिया गया
ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को, किनके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनते हैं उनका क्या नाम था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यही वो वारेन हेस्टिंग हैं जिन पे ब्रिटिश कैबिनेट में जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है 7 साल तक। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है इस्टेब्लिश किया गया भैया सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में 1774 में, सबको पता है ये बात। इट प्रोहिबिटेड, 2 चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, 3 से कौन कौन सा एक्ट को, कौन कौन सा प्रोविज़न को भैया। पहली बात तो ये कि डू नॉट डू एनी प्राइवेट बिजनेस, आपको कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करना है। किन के लिए भैया, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये चीज़ें थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, आप किसी तरीके का कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, कोई रिश्वत आप नहीं लेंगे, रिश्वतखोरी नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 चीज़ों को जो है प्रोहिबिट किया गया बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहली बात क्या कि आप कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं कीजिएगा। दूसरी बात क्या कि आप कोई जो है रिश्वत नहीं लेंगे आप नेटिव से। ठीक है, और 5वां जो मेन प्रोविज़न ये था कि भैया रेवेन्यू हो गया या सिविल हो गया या मिलिट्री हो गया, सारा का सारा किन के हैंड में है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हैंड में है। ठीक है, सारा मैटर किन के हैंड में है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हैंड में है। आप सर पूछिए सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो चुने जाते थे वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी का, वो क्या करेगा कि 24 मेंबर का एक टीम को सिलेक्ट करते थे भैया, उसी के अंदर से शेयर होल्डर में से ही, और उनको ये जिम्मेदारी दिया जाता था, उनको जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन हुआ करता था, जितने भी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा भैया कि एक 24 मेंबर का, ठीक है, एक ग्रुप बनाएगा। अब यही जो ग्रुप है उनको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव फंक्शन दिया गया। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ये, एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप की जगह बॉडी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो 24 मेंबर का एक बॉडी बनाया गया। ठीक है, जिनको दिया गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है बनाई गई किनके द्वारा, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनके द्वारा। सही है, उसके बाद जो हम लोग चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 में एक्ट आता है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर को थोड़ा डिप्राइव किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा पावर इसी के हैंड में है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हैंड में। यहाँ पे क्या किया जाता है कि फंक्शन को अलग अलग किया जाता है, कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया गया पॉलिटिकल फंक्शन से। अब जाहिर सी बात है कि सारे शेयर होल्डर्स जो है वो बॉडी बनाया है कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बॉडी जो बनाई गई है किसके द्वारा, जो कंपनी का शेयर होल्डर्स है उनके द्वारा। तो कमर्शियल फंक्शन उनके हैंड में दिया जाएगा। तो कमर्शियल फंक्शन जो है वो दिया गया किनके हैंड में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हैंड में। उसके बाद जो है पॉलिटिकल फंक्शन जो बच गया थी, इसके लिए एक न्यू बॉडी बनाई गई जिनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब इनको जो है पॉलिटिकल फंक्शन जो भी होगा इन्हीं को देखना भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस तरीके से जो है सेपरेट किया गया किसको, कमर्शियल फंक्शन को पॉलिटिकल फंक्शन से। ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या कहानी है, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। फिर डेजिग्नेशन चेंज होने वाला, कुछ ना कुछ स्पेशल पावर मिलेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहे, अब आप बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सही है, और सबसे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही है, याद रखना, यहाँ से सवाल आता है। अब गवर्नर ऑफ, देखो स्पेशल पावर क्या मिलने वाला, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पावर को क्या कर दिया गया भैया, लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर दिया गया। यानी कि लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया किनका, बॉम्बे और मद्रास के। और ये सारा पावर किनके हैंड में जाएगा, सारा पावर जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हैंड में।
क्यों? क्योंकि अब इनका जो है वो भैया डेजिग्नेशन चेंज हुआ तो कुछ स्पेशल पावर मिलना चाहिए, तो यही पावर इनको मिला। आगे चलते हैं। फुल्ली एंडेड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ईआईसी। ईआईसी को जो है कम्प्लीटली जो है वो कमर्शियल फंक्शन ख़त्म कर दिया गया और उनको बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फुल्ली एंडेड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ईआईसी एंड बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई कौन? ईआईसी, और कमर्शियल फंक्शन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। एक बात और आपको झलक यहाँ पे याद रखना है कि ट्राई टू इंट्रोड्यूस ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन बट फेल्ड। क्यों फेल्ड हो गया था? यहाँ पे ट्राई किया गया कि ओपन सिविल सर्विस का जो है वो कंपटीशन लाना चाहिए सर, ओपन होना चाहिए कंपटीशन, लेकिन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो विरोध में खड़े हो जाते हैं और ये सारी बातों को ड्रॉप कर दिया जाता है वहीं पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या कहानी है? सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। आपको पता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब लेजिस्लेटिव जो है फंक्शन लाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो बनाई जाएगी। तो भैया लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। जब लेजिस्लेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग किया गया और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ऑलरेडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाली, तो अब लेजिस्लेटिव बॉडी एक न्यू जो है बनानी पड़ेगी। तो भैया एस्टेब्लिश किया गया क्या? गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिनको कहा जाता था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही है। इसी को कहा जाता था मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि लॉ बनाने का काम इन्हीं का था। आगे चलते हैं। ओपन कंपटीशन लाया गया फॉर द सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला जो एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाले में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा विरोध हुआ और वो सारी बातें वहीं पे ड्रॉप कर दी गई कि भैया नहीं, हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले। लेकिन 1853 वाले एक्ट में ओपन कंपटीशन लाया गया किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए। और 1854 में बनाया जाता है मैकॉले कमेटी विच इज रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपनी रूल के बारे में पढ़ते हैं। द क्राउन रूल, कंपनी रूल जो है कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में क्या कहानी है? क्राउन अब 1857 का युद्ध हो चुका है भैया, कैनिंग बहुत मेहनत किया, ठीक है। अब लगने लगा कि भैया देखो अब ईआईसी के बस की बात नहीं है कि अब इंडियन के लोगों को वो कंट्रोल कर सके। तो क्राउन क्या करेगा? अब ब्रिटिश क्या करेगा कि भैया अब जो है वो ओवरटेक करना पड़ेगा पावर को, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन जो है ओवरटेक करेगा पावर को और एबोलिस्ट कर देगा ईआईसी को और ट्रांसफ़र पावर टू ब्रिटिश क्राउन। और कैनिंग बहुत मेहनत किया था, तो कैनिंग को कुछ स्पेशल डेजिग्नेशन मिलना चाहिए भाई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है क्या? वाइस रॉय, कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा, अब आपको कहा जाएगा वाइस रॉय। और फर्स्ट वाइस रॉय जो बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कैनिंग बहुत मेहनत किया था 1857 वाले युद्ध में, ठीक है। कैनिंग ही उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1857 वाले युद्ध में, ये भी बात याद रखना आपको। उसके बाद जब 1858 वाला एक्ट आता है तो कैनिंग को क्या बना दिया जाता है? वाइस रॉय बना दिया जाता है, सही है। फर्स्ट वाइस रॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको याद ये रखना है कि इट एंडेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम। कैसे एंड किया डबल गवर्नमेंट सिस्टम? आपको याद होना चाहिए कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर कमर्शियल फंक्शन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है वो है पॉलिटिकल फंक्शन। अब ये दोनों को जब तक एबोलिस्ट नहीं करेंगे तो डुअल गवर्नमेंट एबोलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो डबल गवर्नमेंट को जो है एबोलिस्ट करने के लिए हमको एबोलिस्ट करना पड़ेगा COD प्लस BOC को। तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड कर दिया गया बाय एबोलिशिंग
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों की कहानी यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, अब लाया गया यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो वायसराय जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका, क्राउन का। ये बात आपको याद रखना है, ये लक्ष्मीकांत में ये बात नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो क्राउन के जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है कौन है भैया इंडिया में, वो है वायसराय। सही है। अब आगे चलते हैं, एक न्यू ऑफिस बनाई गई भैया जिनका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सर बोलिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ करता था, तो वो ब्रिटिश कैबिनेट का कोई मेंबर हुआ करता था। तो ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर हुआ करता तो उनमें से किसी एक को जो है बना दिया गया क्या भैया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सही है। अब इसका काम क्या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, फंक्शन क्या था, टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखना किन क्या काम था भैया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सही है। अब ये अकेले तो कुछ करेगा नहीं, तो छोटा मोटा एक बॉडी बनाना पड़ेगा जिसको सलाह मशवरा दे इसको। तो एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, 15 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो 15 मेंबर की जो बॉडी थी ये एडवाइजरी इन नेचर, आप एडवाइस दे सकते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन किन का होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होगा। सही है, क्लियर है, कोई भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इट एंडेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम बाय एबोलिशिंग COD प्लस BOC, यानी कि यूनिटरी सिस्टम आया। न्यू ऑफिस बनाई गई भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, जिनका फंक्शन क्या था, जिनका काम क्या था, इनका काम था भैया टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ करता था, तो ये हुआ करता था मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर। उसके बाद जो है इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, जिनका नेचर क्या था, एडवाइजरी था। अब हम लोग देख लें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, क्या कहानी है इसका, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखते हैं। तो इंट्रोड्यूसेस इंडियन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन को इंक्लूड करने की बात कही गई किसमें, 1861 वाले एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। धीरे धीरे जो है पावर दिया जा रहा है इंडियन को, और ये कहा गया कि भैया लॉ मेकिंग प्रोसेस में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियन को अब लाया जाए। सही है, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉमिनेट्स 3 इंडियंस को। कौन कौन से भैया थे, उनका नाम था राजा बनारस, दूसरे का नाम था महाराजा पटियाला और तीसरे का नाम था सर दिनकर राव। ये 3 को जो है वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो जगह मिलती है, और मतलब इनको नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि भैया 1861 वाले एक्ट में ये कहा गया कि अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो इंक्लूड किया जाए इंडियन को, भैया धीरे धीरे पावर इनको थोड़ा दिया जाए। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद अगर आप ये देखिएगा कि रिस्टोरिंग पावर ऑफ बॉम्बे प्लस मद्रास, 2 बार इनके पावर को जो है वो नुकसान पहुंचता है। पहला 1773 वाले एक्ट में सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और उसके बाद जो है वो दोनों पावर को जो है ख़त्म, लेजिस्लेटिव पावर को जो है ख़त्म कर दिया जाता है बॉम्बे प्लस मद्रास वाले को। ठीक है, अब ये पावर को जो है रिस्टोर किया गया। ठीक है, 1861 वाले एक्ट में ये कहा गया भैया कि बॉम्बे को और मद्रास के जो पावर है उसको स्टोर करते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज करते हैं थोड़ा पावर को हम लोग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो पोर्टफोलियो सिस्टम लाया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट लाया गया अंदर में। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जो है काम होगा आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसको कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम। इम्पावर वाइस रॉय, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इम्पावर वाइस रॉय किस लिए, टू इशू ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के टाइम में, ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये जो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर कभी इमरजेंसी का टाइम आया तो ऑर्डिनेंस कौन बनाएगा भैया, वाइसराय बनाएगा। सही है, और वो ऑर्डिनेंस कितना दिन तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। ये एक्ट में ये कहा गया 1861 वाले एक्ट में कि याद रखना 1861 वाले एक्ट में जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया किसको, वाइसराय को, और 6 महीने तक वैलिड रहेगा ये एक्ट। आगे चलते हैं।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पावर दिया गया इंडियन को कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से सवाल आता है इसलिए इंक्लूड, पावर टू डिस्कस बजट इज गिवन इन द 1892 वाले एक्ट में। सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाले एक्ट में कहा गया कि आप पावर को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं आप। जो नेक्स्ट वाला एक्ट आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, जिनको कहा गया मॉडलमेंटो रिफॉर्म, उसमें ये कहा गया कि देखिए अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लायक हो गए सर। ठीक है, इससे पहले 1892 वाले एक्ट में आप सिर्फ डिस्कस कर सकते थे बजट को, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। इसमें यह कहा गया 1909 वाले एक्ट में कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट कैन बी आस्क्ड। सही है, ये सब इंडियंस के लिए है कि इंडियंस जो है वो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू बजट। आगे चलते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, यहाँ पे सिन्हा ऐड कर लो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट टाइम जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उनको बनाया जाता है लॉ मिनिस्टर, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री दिया जाता है किनको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सबसे फर्स्ट इंडियन जो है वो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनते हैं भैया। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ये नाम याद रखना आएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जिनको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है और उनको बनाया जाता है लॉ मिनिस्टर। सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1909 वाले एक्ट में वो ये है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंट्रोड्यूसेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है 1909 वाले एक्ट में। मतलब क्या इसका सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये कि मुस्लिम कैन वोट ओनली टू द मुस्लिम कैंडिडेट। यही कहा गया भैया 1909 वाले एक्ट में, इसी को कहा गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनलिज्म लीगलाइजेस। अब जब गवर्नमेंट ही एक्ट बना दे इस तरीके से तो क्या कहा जाएगा, इसको मतलब लीगलाइज कर दिया आपने। इसीलिए यही वजह है कि मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनलिज्म। सही है, क्योंकि आपने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, इसलिए आपको क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप फादर हैं कम्युनलिज्म का। उसके बाद दलित के लिए जब आएगा तो इसका मतलब दलित कैन वोट ओनली टू दी दलित कैंडिडेट। सिखिज्म के लिए आएगा, एंग्लो इंडियन के लिए आएगा, क्रिश्चियन के लिए आएगा, सब आएगा धीरे धीरे करके। सही है, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मुस्लिम के लिए लाया गया तो मुस्लिम कैन वोट ओनली टू दी मुस्लिम कैंडिडेट। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेगा। अगर क्रिश्चियन के लिए लाया गया तो भैया क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन कैंडिडेट को ही वोट करेगा। सिख के लिए लाया गया तो सिख सिर्फ सिख कैंडिडेट को वोट करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। उसके बाद आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कहा गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि कुछ पावर सेंटर को दिया गया, कुछ पावर प्रोविंस को दिया गया। अब जो प्रोविंस को पावर दिया गया उसमें भी डिवीज़न हो गया। मतलब यहाँ पे डायरकी लाया गया, यानी कि डुअल रूल, यानी कि डबल गवर्नमेंट। सेंटर और प्रोविंस दोनों रूल कर रहा है। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। लेकिन सेंटर में कंप्लीट पावर तो सेंटर का ही है। अब प्रोविंसेस में दो चीज़ें लाई गई, एक तो था रिजर्व और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, दो सब्जेक्ट था, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो सेंटर के हाथ में था भैया, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है भैया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए रिजर्व है, हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन वही अगर बात करते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट की तो ये था भैया गवर्नर विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गवर्नर काम करेगा लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल से। यही कॉन्सेप्ट है डायरकी का कि जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड किया गया कि कुछ सेंटर के हाथ में रहेगा और कुछ प्रोविंसेस के हाथ में रहेगा, कुछ सेंटर के हाथ में रहेगा, कुछ प्रोविंसेस के हाथ में रहेगा।
ठीक है, कहाँ, प्रोविंशियल में लाया गया, यानी कि प्रोविंशियल में डायरकी लाया गया। ठीक है, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट और डिवीज़न ऑफ पावर। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे बाईकैमरलिज्म लाया गया। देखो डायरकी क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। यहाँ पे पावर सेंटर के पास है, प्रोविंसेस के पास है। ठीक है, प्रोविंसेस में भी 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, कुछ हो गया सेंटर के पास रिजर्व कर लिया और प्रोविंस को दे दिया गया ट्रांसफर पावर। ठीक है, उससे बाईकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, यहाँ पे चीज़ें अलग है। जैसे आज राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है, बाईकैमरलिज्म है, तो उस तरीके से बाईकैमरलिज्म लाया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अब आप जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भैया पहले तो मुस्लिम के लिए सिर्फ लाया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 वाले एक्ट में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया सिख के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी और एंग्लो इंडियन के लिए भी। अब सिख सिर्फ सिख कैंडिडेट को ही वोट करेगा और क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन कैंडिडेट को और एंग्लो इंडियन सिर्फ एंग्लो इंडियन कैंडिडेट को। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, सिर्फ वही वोट दे सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स पे करता हो और जो एजुकेटेड हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को और सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट। अब प्रोविंशियल बजट अलग होगा और सेंट्रल बजट अलग होगा। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद हम देखेंगे कि 1919 का जो एक्ट बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो कैसा काम चल रहा है। ठीक है, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन हम लोग बनाएंगे, वो रिव्यू करेगा कि ये एक्ट कैसा चल रहा है। लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता ये चलेगा कि 1927 में ही, ठीक है, 2 साल पहले ही, बिफोर 2 ईयर्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन, यानी कि एक 7 मेंबर का जो है वो बॉडी बनाया जाता है, हेडेड बाय द सर जॉन साइमन। ठीक है, किसके लिए भैया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो कैसा काम कर रही है। सही है। अब प्रॉब्लम इसमें यह था इस कमीशन में कि 7 मेंबर की जो बॉडी थी तो 7 मेंबर में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, नन ऑफ देम इंडियन। अब ड्यू टू दिस ऑल द पार्टी बाइकॉटेड दिस कमीशन। गो बैक साइमन, आपने सुना ही है भैया, हमारे लिए ही लॉ बना है। ठीक है, एक्ट लाया आपने। ठीक है, अब वो कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है आप ही डिसाइड करोगे। इसमें एक भी इंडियन को आपने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ये गलत बात है, तो बाइकॉट तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं, इसका रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिकमेंडेशन क्या क्या किया भैया साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि एबोलिश कर दीजिए आप डायरकी को। दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए प्रोविंसेस में, अच्छी बात है। तीसरा क्या कहा कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आप कंटिन्यू रखिए, ख़त्म नहीं करना, आपको कंटिन्यू रखना है। बढ़ा दीजिए आप किसी के लिए, लेकिन आपको ख़त्म नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। और एस्टेब्लिश कीजिए अब फेडरेशन। ये सारा प्रोविज़न जो था, जो रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का, इसको कंसिडर किया गया था आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 3 आरटीसी होता है, उसमें सब सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया। और जब 1935 वाले एक्ट को हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये सारा प्रोविज़न जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो लाया गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कम्युनल अवार्ड 1932 को। ठीक है, कम्युनल अवार्ड 1932 पीएम कौन थे भैया, रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही लाया था भैया कम्युनल अवार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लासेस। अब डिप्रेस्ड क्लासेस तक भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, किसको, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। अब जब गांधी जी ये बात सुनते हैं कि आपने मुस्लिम के लिए कर दिया, ठीक है, आपने सिख के लिए कर दिया, आपने क्रिश्चियन के लिए कर दिया, आपने एंग्लो इंडियन के लिए कर दिया, अब आपने डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी कर दिया, तब गांधी जी का दिमाग जो है वो तिलमिलाता है। और गांधी जी ये कहते हैं कि देखिए भैया अब हम जा रहे हैं फास्ट इनटू डेथ पे। और जैसे ही ये बात जो है वो फैलती है
तो पता ये चलता है कि फाइनली एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट होता है बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पे गांधी जी का कहीं पे रोल नहीं है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट किसी बीच में हो रहा, कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में, और सीट का जो है कुछ सीट जो है रिजर्व कर दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। सही है, यही है कम्युनल अवार्ड 1932 वाला। सवाल क्या क्या बनता है, कौन लाया था भैया, पीएम कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड। किन के लिए था भैया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था। और ये कहानी है कि महात्मा गांधी जो फास्ट टू डेथ पे चले जाते हैं, फाइनली एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस, और रिजर्व सीट जो है वो कर दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। सही है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहानी है। अब आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। ठीक है, एस्टेब्लिश फेडरेशन, जिसका रिकमेंडेशन किसका था, ये रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का। तो फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया भैया, सेंट्रल लिस्ट लाया गया, प्रोविंशियल लिस्ट लाया गया, सेंटर, प्रोविंशियल, प्रिंसली स्टेट, ये कहानी है। आगे चलते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, मतलब फेडरल लिस्ट लाया गया, प्रोविंशियल लिस्ट लाया गया, कॉन्करेंट लिस्ट लाया गया। सही है, आज भी सेम सिस्टम है। सेंटर के लिए कुछ लिस्ट है, स्टेट के लिए कुछ लिस्ट है, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट है। इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एबोलिश डायरकी एट प्रोविंसेस एंड एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या था, एबोलिश कर दीजिए आप डायरकी को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में, क्योंकि प्रोविंसेस में ही डायरकी था उस वक्त, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंटर में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है कि एबोलिश किया गया डायरकी को प्रोविंसेस में, और डायरकी को कहाँ लाया गया, सेंटर में। यानी कि सेंटर में अब रिजर्व और ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट चलेगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ दिस रिजल्टेड इनटू द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि अब सेंटर का उसमें हाथ नहीं है, ऑटोनॉमी मिल गई किसको, प्रोविंशियल को। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू, फिर से डिप्रेस्ड क्लासेस, वीमेन और लेबर के लिए। यही बोला गया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आप कंटिन्यू रखिए, तो वीमेन और लेबर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो कुछ बातों को आपको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, उसमें आपको याद ये रखना है कि एस्टेब्लिश किया गया आरबीआई को, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को। यानी कि पब्लिक सर्विस का सारा कहानी कहाँ जा रहा है भैया, पब्लिक सर्विस कमीशन का सारा कहानी जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले में। ठीक है, फेडरल कोर्ट बनाया जाता है जिनके चीफ जस्टिस जो है वो सर मॉरिस गेयर बनते हैं। सही है, यहाँ से सवाल आता है पीटी में। सही है कि सर मॉरिस गेयर को बनाया जाता है चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। आगे चलते हैं कहानी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनता 1946 में। अब तो इसमें जो है मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है भाई किनको किनको मिली वो देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री, ये लेबर मिनिस्ट्री, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये बाद में भी सेम मिनिस्ट्री इन लोगों को मिला, इसलिए टिक लगा दिया गया कि सेम मिनिस्ट्री जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है 1947 में जब कैबिनेट बनाया जाता है। लियाकत अली खान को दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ से पीटी में सवाल आता है, क्यों? क्योंकि लियाकत अली खान जो थे वो जिन्ना वाले पार्टी से थे, मुस्लिम लीग वाले पार्टी से, उनको दिया जाता है फाइनेंस कमीशन। लॉ मिनिस्ट्री जोगिंदर नाथ मंडल को, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, BR अम्बेडकर को नहीं, किनको? जोगिंदर नाथ मंडल को। लेकिन कैबिनेट जो 1947 में बनेगा उनमें दिया जाता है BR अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का अंडर क्या है भैया? एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशन। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सेम रहेगा। एक और ऐड क्या हो जाएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम सारा इन्हीं को दिया जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके अंदर में था? सी राजा गोपालाचारी के
अंदर में था भैया, यहाँ से याद रखना, कन्फ्यूज़न मत होना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, नहीं। 1947 में जो कैबिनेट बनता है उनमें दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो बना है उनमें किन को मिला है भैया, सी राजागोपालाचारी को। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो किन को दिया गया है, वो दिया गया आसफ अली को। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कैबिनेट जो बनता है फिर इंडिया का 1947 में, तो जवाहरलाल नेहरू के हैंड में क्या क्या है, पीएम तो वो है ही, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उसके बाद कॉमनवेल्थ रिलेशन का कहानी और साइंटिफिक रिसर्च, ये दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री तो पहले ही सेम सिचुएशन है, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एक स्टेट के लिए दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेम है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और एजुकेशन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है भैया कि 1947 में जो कैबिनेट बना था उनमें दिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इससे पहले जो मिनिस्ट्री बनी थी जिसमें जो दिया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, किन को दिया जाता है, सी राजागोपालाचारी को, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या क्या और कहानी है। लॉ मिनिस्ट्री आपको पता है बी आर अम्बेडकर को, लेबर मिनिस्ट्री सेम जगजीवन राम, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग की कहानी है नहीं तो आर के शानमुगम चेट्टी, आर के शानमुगम चेट्टी को। डिफेंस मिनिस्ट्री आप नाम से ही देख लोगे, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट जॉन मथाई। इस तरीके से है जो है ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम लोग सारा लक्ष्मीकांत को जो है पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एक दिन में कोशिश किया जाएगा कि भैया 2 लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड किया जाए। 8 दिन में हम लोग जो है लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर लेंगे। सलीके से हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया इस पीडीएफ में। जो भी लक्ष्मीकांत जो भी बंदा पढ़ा होगा उसको सारी बातें जो समझ में आ रही होगी कि जब भी हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो यही सारी चीज़ों को जो है बार बार रिवीजन करना पड़ता है, जो कि ये 2 पेज में जो है वो लाया गया है। इसी तरीके से जो है वो फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसको 3 से 4 पेज में, ठीक है, जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। जब आप पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें जो है आसान भाषा में समझ में आएगी, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ठीक है, और उसके बाद क्या, साइंस, ठीक है। ये जो है बैकबोन है पीटी के लिए। इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया आपका एग्ज़ाम जो है आप अपना कंफर्म समझो कि आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। अब बने रहिए सिस्टम आई के साथ और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और 71 बीपीएससी के लिए, ठीक है, जो लेक्चर अभी चल रहा है माइंड मैप वाला सीरीज़, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पीटी में कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। आप इसको आप पकड़ के रखिए, देखिए, चीज़ों को समझिए, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आप जो बंदा पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत उसको सारी बातें जो समझ में आ रही होगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर लक्ष्मीकांत को 8 दिन में हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात है ये। उसके बाद फिर 12 दिन लगेगा हिस्ट्री कंप्लीट करने में, फिर साइंस कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन में, फिर उसके बाद जो है बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन में, उसके बाद जो है करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे बजट सब इंडिया और बिहार का दोनों का देख लेंगे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है आराम से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। डेली जो है 11 बजे से पहले लेक्चर आ जाएगा आपके पास।